लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। क्या आप वाराणसी में केजरीवाल से छीना उनका ठिकाना, विरोध के बाद छोड़ा ठिकाना, अब नए घर की कर रहे हैं तलाश। आज भी ताबड़तोड़ सियासी रैलियों का सिलसिला, मोदी की बिहार और असम में रैली तो राहुल पश्चिम बंगाल में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बेटे का प्रचार करने जाएंगी अमेठी, 10 साल बाद करेंगे अमेठी में रैली, 7 मई को अमेठी में होना है मतदान। अमित शाह से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद आजम खान चुनाव आयोग से नाराज, अब आजम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और जलगांव में बीजेपी करवा रही है नाबालिग बच्चों से चुनाव प्रचार, नाबालिग बच्चों को पैसे देकर हो रहा है चुनाव प्रचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज, मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वाराणसी में जिस जगह रहकर मोदी के खिलाफ राजनीतिक अभियान चला रहे थे, वो ठिकाना अब उनसे छीन लिया गया है। संकट मोचन मंदिर के महंत विशंबर नाथ मिश्रा ने केजरीवाल से उस गेस्ट हाउस को खाली करने को कहा है जिसमें केजरीवाल अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अब केजरीवाल अपने लिए नया ठिकाना तलाश रहे हैं। माना जा रहा है कि मंदिर के श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में चल रही राजनीतिक गतिविधियों से ऐतराज था, जिसके बाद महंत ने उन्हें गेस्ट हाउस खाली करने को कह दिया। आज सियासी शनिवार है और आज भी कई दिग्गज नेता रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव में 272 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी रैलियां करने जा रहे हैं। असम में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। मोदी आज असम में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। असम में रैली करने के बाद मोदी बिहार के कटिहार और सुपौल में रैली करेंगे। उधर राहुल गांधी आज असम और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी का प्रचार करने अमेठी जाएंगी। सोनिया अमेठी में 10 साल बाद रैली को संबोधित करेंगी। अमेठी में 7 मई को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चलते मुंबई में रैलियों का जत्था लग रहा है। हर दिन कहीं ना कहीं प्रचार सभा की जा रही है। इस प्रचार सभा को संबोधित करने के लिए पार्टी के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। इस बाबत हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने पालक मंत्री नसीम खान से खास बातचीत की। जैसे जैसे चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं और अपने अंतिम चरण पर पहुंच पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नेताओं के बड़े नेताओं के आने की तैयारियां जोरों पर हैं। सोनिया गांधी यहाँ आ रही हैं, नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ रहे हैं। ऐसे कई विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों और उत्तर भारतीयों का चेहरा कहे जाने वाले, साथ ही मुंबई सबर्ब्स के पालक मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। नसीम है, एक तो 2 बातें, एक पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहे बुखारी का फरमान और दूसरी तरफ फिर कलवे जवाद का, इसमें बड़ी लीड ली आपने। और ये माइनॉरिटीज़ के वोट इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं और फिर उसमें बिखराव की बातें होने लगती हैं, तो कितना मुश्किल होता है इन्हें संभाल कर रख पाना और सही दिशा दे पाना। देखिए, सवाल ऐसा है कि इस मुल्क की अक़लियत, इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है, फिरका परस्तों के खिलाफ हमेशा वो रहे हैं। अब चुनाव जैसे जैसे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका दोगलापन दिखाई देता है। एक तरफ वो बात करते हैं जब मौलाना बुखारी सोनिया गांधी जी से मिलते हैं, फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए सेकुलर फोर्सेस को मदद करने की बात करते हैं, सपोर्ट करने का वो डिक्लेरेशन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट पर सांप लौटने लगता है। और उसके बाद अलग अलग तरह की बात करते हैं कि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, कलवे जवाद जी से मिलते हैं और उनसे मिलके उनका समर्थन मांगते हैं
और कल्बे जवाद जी अपना समर्थन देने की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी से अच्छे राजनाथ सिंह जी हैं। तो राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या है, मेरा सवाल है ऐसे लोगों से। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की अक़लियत, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज ऐसे किसी भी नेताओं के कहने पर न वोट देते हैं न विरोध करते हैं। जहां तक शिया मुसलमान का सवाल है, वो तो खुद मजलूम है, वो जुल्म करने वालों का साथ कैसे दे सकती है। तो उन्होंने साफ तौर पर 2 दिन पहले मुंबई और महाराष्ट्र के सभी हमारे शिया आलिम और जो सामाजिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं, उन लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके साफ तौर पर कहा कि हम फिरका परस्तों के साथ खिलाफ रहे हैं और फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम सेकुलर ताकतों को सपोर्ट करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे, साफ तौर पर उन्होंने मिलकर बात कही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इस मुल्क की सबसे बड़ी कौमी एकजहती यही रही है कि इस मुल्क का सेकुलर हिंदू और मुसलमान हमेशा मिलजुल कर रहा है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब रही है कि सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के अच्छे और बुरे वक्त में खड़े रहें और देश को मजबूत करने का काम करें। ये इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, संस्कृति रही है। उसी का नतीजा है कि एक सेकुलरिज्म की बुनियाद पर इस देश की नींव रखी गई है, हमारे पूर्वजों ने रखी, और ये देश आज पूरी दुनिया में सेकुलर कंट्री के नाम पर जाना जाता है। पहले बड़ा होता था कि ऊंच नीच है, हिंदू मुस्लिम है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक है, फिर मुसलमानों में भी शिया सुन्नी है, तो फिर एक आलिम के पास गए तो उस पर उंगली उठाना, फिर दूसरे उलमाओं के पास जाना। तो ये वोट बैंक बनाकर रखना या फिर इनकी तुष्टीकरण करना या फिर इन्हीं के माध्यम को चर्चा में लाना, माइनॉरिटी इतनी अगर इम्पोर्टेंट है तो क्यों नहीं उस पर उनकी बेहतरी के लिए भी काम होता। दूसरी तरफ से भी दूसरे दलों पर भी जिन पर सांप्रदायिकता के भी आरोप लगते रहे हैं और जो कटघरे में भी खड़े रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साफ है। ये हमेशा अल्पसंख्यकों के खिलाफ रहे हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे थे कि नहीं, हम देश के सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, सभी को एक साथ एक नज़र से हम देखना चाहते हैं, और अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। कभी सलमान खान के वालिद की बुक का इनॉग्रेशन करते हैं और ये दिखाने की कोशिश, सलमान खान को बुला के पतंग उड़वाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो, एक देश का मुस्लिम कलाकार हमारे साथ है, हम इससे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जब मैनिफेस्टो जाहिर होता है तब कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, ये राम मंदिर को फिर बनाने की बात करते हैं उसी जगह पे जहां पर आज विवाद है, कोर्ट में, न्यायालय में मामला चल रहा है। धारा 370 फिर खत्म करने की बात करते हैं। तो ये क्या है? एक वर्ग को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कट्टर हैं, हम अल्पसंख्यक के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं इस देश में, ताकि इस देश के मुसलमानों को मदरसे में दुनियावी तालीम भी मिले। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसी मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में 4 महीने पहले जब हमारे विभाग ने महाराष्ट्र में मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम लाई कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी लोगों को मिले, मुस्लिम बच्चों को मदरसे के अंदर मिले, तब यही भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने विरोध किया। उद्धव ठाकरे जी ने साफ तौर पर कहा कि तुष्टीकरण हो रहा है, मदरसों को मदद करने की बात महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। 4 महीने पहले ये विरोध कर रहे थे, आज अपने ही मैनिफेस्टो में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है, और ये इनका चेहरा लोगों के सामने अब उजागर हो चुका है। अब चुनाव जिस तरह से अंतिम चरण में पहुंच गया है, 24 तारीख बहुत नज़दीक है, क्या पाते हैं? क्योंकि आप एक तो गार्जियन मिनिस्टर हैं, अपने काम के आधार पर भी जा रहे होंगे, एक चेहरा भी आप हैं, लोगों में आपकी एक अलग छवि भी है, उसे लेकर जाने की बात होती है। अपने अपने उम्मीदवारों के काम और उनकी उपलब्धता अनुपलब्धता, बहुत सारी फैक्टर हैं। क्या देख रहे हैं चुनाव का समीकरण किस तरफ जा रहा है, खासकर अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो? देखिए, मैंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा पिछले 10-15 दिनों में पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। कल मैं मराठवाड़ा में मेरी 2-3 आखिरी सभाएं थी, जालना औरंगाबाद में करके आया, पश्चिम महाराष्ट्र किया, मराठवाड़ा किया, विदर्भ किया, मुंबई में हम घूम रहे हैं, ठाणे कल्याण में देख रहे हैं। सभी जगह पे लोग, ये जो अखबारों में आप देख रहे हैं बड़े बड़े एक पेज के इश्तेहार, टेलीविज़न में जो आपके टेलीविज़न में दिखाया जा रहा है, जो प्रेडिक्शन दिया जा रहा है कि 272 क्रॉस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब बकवास है। 16 मई को जब गिनती होगी चुनाव की,
जितने भी चुनाव हुए हैं और होने वाले हैं, वोटिंग पड़ने वाली है। जब 16 तारीख को गिनती होगी तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुंबई और महाराष्ट्र की जनता, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सेकुलरिज्म पर भरोसा करता है, फाशिस्टवादी ताकतों के साथ कभी नहीं रहा है। ये इस राज्य की हमेशा से तारीख रही है और सारे लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मजबूती से महाराष्ट्र में खड़े हैं। आप देखिएगा कि 48 सीट के अंदर सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस और राष्ट्रवादी के उम्मीदवार मुंबई और महाराष्ट्र में जीतेंगे। सोनिया जी की रैली को लेकर तैयारियां किस तरह की हुई हैं और क्या जोश पाते हैं कांग्रेसियों में आप? नहीं, बहुत ही उमंग और बहुत जोश है मुंबई के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और सोनिया जी वैसे भी काफ़ी दिन के बाद मुंबई आ रही हैं, तो लोग सोनिया जी को देखना भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और बड़े पैमाने पर मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इसकी तैयारियाँ चल रही हैं। हम लोग खुद एक एक चीज़ पर निगरानी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब खुद एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। कुल मिला के बहुत बड़ी रैली नहीं बल्कि रैला होगा मुंबई में कल के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। ये थे नसीम खान साहब जो बात कर रहे थे। उनका ये स्पष्ट मानना है कि ये चुनाव फिरका परस्ती और सेकुलरिज्म के बीच होगा। इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेमन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। माझी मुलगी सैन्य दलात वरिष्ठ पदावर आहे, ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है एसएम प्राइम टाइम में। लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। दुर्बलांसाठी सनद करून दिला भक्कम आधार, म्हणून आपला निर्धार, आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजेश कोचरेकर। आज भविष्यवाणी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजकुमार शर्मा जी। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं काम करने से पहले बहुत बार सोचते रहता हूँ और मैं वो काम कर नहीं पाता हूँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, ऐसा है कि बुध और शुक्र जो हैं वो आपके नीच ग्रह हैं। जगविख्यात ज्योतिषी पंडित राजकुमार शर्मांची भविष्यवाणी शनिवारी रात्री 8 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आदित्य शिरोडकर के चैंबूर स्थित प्रचार सभा में मनसे वाहतुक सेना के अध्यक्ष हाजी अराफात शेख भी पहुंचे। हाजी ने जनता से मनसे को वोट देने को कहा। वहीं अराफात से बात की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे। स्वागत है आपका। आपसे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा ये होगा कि कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र में मनसे की क्या भूमिका इस बार है? देखिए, मैं समझता हूँ मेरी पार्टी 9 साल मेरी पार्टी को हुई, 9वें साल शुरुआत हुई है। पहले जब हमने पार्टी की स्थापना जब हुई उसके बाद हमारे नगर सेवक जीत के आए, उसके बाद आमदार आए और इस टाइम हमें पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र में हमारे जितने खासदार खड़े हैं वो सारे के सारे बड़े पैमाने के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर एक नया इतिहास लेके आएंगे। हाजी भाई, एक सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से देखा गया था पिछली बार मनसे के जो उम्मीदवार थे या मनसे पार्टी की ओर से जीत कांग्रेस को हासिल हुई थी, क्या इस बार भी हम ये गणित देख सकते हैं? नहीं, वो जीत किसको हासिल होती है ये तो मैं बताना नहीं चाहूँगा। वो तो हम खड़े हैं कि उनको गिराने के लिए खड़े हैं
अब अगर उसमें उनकी कहीं जगह अगर जीत होती है तो कहीं जगह उनकी हार भी हो रही है। और मुझे लगता है कि मैं मेरे खासदारों को जिताने के लिए पूरे महाराष्ट्र भर प्रचार के लिए निकला हूँ। आज मैं चेंबूर विभाग में आया हूँ, माननीय राज साहब भी थे और हमने हमारे आदित्य शिरोडकर का प्रचार किया और उसमें मुझे यकीन है कि आदित्य शिरोडकर जीत के आएंगे। जीत के आना इसलिए चाहिए, देखिए अभी वो खासदार जो उनके सामने जो मुकाबले में जो खड़े गायकवाड़, आज उनकी उम्र देखिए 80-85 साल के खासदार बन रहे, कोई काम नहीं। आज तुम धारावी देखो, चेंबूर देखो, पीएल लोखंडे मार्ग देखो, घाटला विलेज देखो, देवनार कॉलोनी देखो, सारी जगह जैसी थी वैसी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारा आदित्य शिरोडकर एक पढ़ा लिखा बच्चा है, यंग है और इसके पीछे माननीय राज ठाकरे साहब के विचार है और हमारे ऐसे लोग उनके साथ में सपोर्ट में रहेंगे। ज़रूर हम उस इलाके के अंदर जो मूलभूत समस्या है उसको लेकर हम दिल्ली तक पहुंचा कर वो काम कराने की पूरी कोशिश करके लोगों के काम करें। युवाओं की बात आपने की, यंग तो जो है राहुल शिवाले भी हैं, अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके अलावा इंजीनियर भी हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता कि युवा उनकी भी ओर आकर्षित होंगे? देखिए मैं दूसरे की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आज वो नगर सेवक बने, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने, इतनी सारी उन्होंने पोस्ट ली, उन्होंने अपने विभाग के लिए क्या किया? क्या उन्होंने ऐसी चीज़ नहीं की? ऐसे कौन से उन्होंने गार्डन बनाए, अच्छे बच्चे लोगों को स्विमिंग पूल बनाए, जॉगिंग ट्रैक बनाए, ऐसे क्या किया जो लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे? हमारे नेता ने जब नासिक की बात आई तो माननीय राज साहब ने गोदा पार्क आपने जब देखा होगा, नासिक का डेवलपमेंट की बात आई तो राज ठाकरे साहब ने नासिक का डेवलपमेंट करके दिखाया और हम करने के बाद लोगों के पास जा रहे, काम करके दिखा रहे, फिर जाके हम लोगों के पास वोट मांग रहे। हमने तो नहीं किया, इनके पास तो था तब भी नहीं कुछ कर सके, ये दूसरे काम में बिजी रहे, ये बाकी की सारी चीज़ों के अंदर इनका ध्यान रहा, लेकिन जनता की तरफ ध्यान नहीं रहा। मुझे लगता है कि युवा है, युवा उनको दिखाएंगे युवा शक्ति क्या होती है और आज कंप्यूटराइज ज़माना आ गया, लोग होशियार हो चुके और लोगों को पता चलेगा कि हमको किस तरीके से करना है। आज राहुल शिवाले का अगर आप बैकग्राउंड देखो और आदित्य शिरोडकर का देखो तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये मुंबई की चेंबूर की जनता को अच्छी तरीके से पता है कि ये युवा है जब जो जा रहा है, जिसके राज ठाकरे साहब के अंडर सीख के बड़ा हो रहा है, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादातर चेंबूर के जितने भी समाज के लोग हैं सभी लोग विश्वास रखेंगे, क्योंकि आज वही जहाँ के वहीं चेंबूर पड़ा है। मैं चेंबूर का ही हूँ, मैंने जो आज 15 साल 20 साल पहले जो चेंबूर देखा था, मुझे लगता है चेंबूर में कोई चेंजिंग नहीं हुई। कल मेरी पीएल लोखंडे मार्ग में सभा हुई, पीएल लोखंडे मार्ग जैसा 15 साल पहले मैंने छोड़ा था वैसा का वैसा ही, जैसा कार्बन कॉपी, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं। बाकी के नेता कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अपनी स्कूलें बांध रहे, कोई अपने हॉल बनाने में लगा हुआ है, लोगों की कोई किसी को पड़ी नहीं है। पानी का प्रॉब्लम वहीं का वहाँ रुका हुआ है, रास्ते का प्रॉब्लम उधर को वहीं के रुका है, ब्रिज की जैसे कि वैसे बंद पड़े हुए, कुछ नहीं। हमारी जो ट्रेन जो 9 डब्बे की थी वही आज तक चलती आ रही है, कोई स्टेशन के अंदर सुधार नहीं है, कोई चीज़ में सुधार नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्न के सही तरीके से छीन के अपना हक लाने की कैपेसिटी हमारे आदित्य शिरोडकर में है और मुझे जहाँ तक के उम्मीद है कि चेंबूर की समस्या सिर्फ आदित्य शिरोडकर ही सॉल्व कर सकते हैं और उनके पीछे हम जैसे लोग हैं हम उनसे करवा के लेंगे। बिल्कुल, आप मनसे के दिग्गज नेता हैं, इसलिए ये सवाल भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। अभी मंच पर राज ठाकरे साहब भी मौजूद थे, बार बार उन्होंने कहा मीडिया एक ही मुद्दा उठाती है कि आखिर मोदी को समर्थन क्यों दिया। मामला गर्म है, इसलिए ये आपसे भी पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या इसके पीछे जो उनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं शिवसेना को थोड़े कमज़ोर करने के लिए और जो मोदी समर्थक हैं उनके वोट वो खुद लेने की उनकी कह सकते हैं कि फिराक है, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे साहब के मानने वाले महाराष्ट्र में बहुत बड़े संख्या में है, युवा वर्ग उनके साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए। मुझे लगता नहीं राज ठाकरे साहब को मोदी और बीजेपी की वोट बटोरने की राजनीति इस तरीके से वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप शिवसेना की बात करेंगे, हमने शिवसेना पक्ष जो छोड़ा वो जिसके वजह से छोड़ा वो तो सारी चीज़ें आपको पता है। अगर उसमें हार होती है तो ज़रूर ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा काम होगा और बाकी चीज़ों के हम तो हमारी पार्टी बढ़ाने के लिए चले, अगर वो हारते तो हम जीतेंगे, अगर हमको जीतना है तो किसी ना किसी को तो हमको हराना पड़ेगा और जो हारने वाले हम उनको थैंक यू कहेंगे कि आप हमारे सामने हार रहे हो। तो राज ठाकरे साहब को मुझे लगता है कि किसी का वोट बैंक खींचने की जरूरत नहीं, वो खुद एक वोट बैंक है। आज जहाँ कहीं भी राज ठाकरे साहब जाते
आपको उनकी सभा, उनके लोग उनके पीछे उनकी फैन फॉलोइंग बड़े पैमाने पर दिखते हैं। महाराष्ट्र के किसी भी कोने में मुझे लगता है राज ठाकरे साहब जहाँ खड़े होते वहीं से लाइन शुरू होती है। ये मैं इतना कहना चाहूँगा इस जगह। बिल्कुल यही वजह है कि जहां जहां शिवसेना के कैंडिडेट है वहीं वहीं मनसे के भी कैंडिडेट है। जाते जाते एक संदेश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से लेमन के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मुंबई के अंदर जहां जहां और आप पूरे महाराष्ट्र में इस लेमन चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी मेरे दोस्तों भाइयों से और महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों से यही कहूँगा कि ये मौका एक बार हमको दो, एक बार आजमा के देखो। हमारे खासदार दिल्ली का तख्त जरूर हिला के रहेंगे। काम तो बहुत कर रहे हैं हमें, इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा, मैं मेरे कौम के लोगों से विनती करूंगा, मेरे सभी महाराष्ट्र के भाइयों से विनती करूंगा, एक बार रेलवे इंजन को आप जिताइए। इंशाल्लाह ताला काम करने की जिम्मेदारी हमारे से छोटे छोटे हाजी अराफत शेख, माननीय राज ठाकरे साहब के जो कार्यकर्ता है हमारी रहेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मनसे उपाध्यक्ष हाजी अराफत शेख की साफ तौर पर अपील है कि मनसे को वोट करो, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। कैमरामैन मुकेश के साथ धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। इसके साथ यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेमन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुमच्या अनेक समस्या पवार साहेबांच्या धोरणामुळे दूर झाल्या, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा। उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात। आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं। 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं, केली महागाई कमी। गावामध्ये माहितीचा आवाज उठतो आहे, पूर्णतः जनसागर ठिकठिकाणी वाटण्याच्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते, काय करून ठेवलंय देशात? माझी मुलगी आज पोलीस दलामध्ये वरिष्ठ पदावर आहे, ती पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे, म्हणून आपलं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला। राष्ट्रवादी काँग्रेस, प्रत्येक पाऊल प्रगतीकडे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। ठाणे में 24 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से नवी मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता कर दिए हैं ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो सके। यही वजह रही कि सुबह एमआईडीसी पुलिस ने पैदल मार्च किया, जिसमें नवी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ और आरएएफ के जवान भी पुलिस के साथ शामिल थे और बख्तरबंद गाड़ियों में इन्होंने फ्लैग मार्च निकाला। याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे की फ्री अँड फेअर इलेक्शन्स होण्याच्या अनुषंगानं ज्या काही समाज विघातक आणि इलेक्शन प्रोसेसमध्ये अडथळा आणणारे घटक आहेत त्यांच्यावर दबाव आणला जावा, लोकांना जास्तीत जास्त मुक्तपणे आपला हा जो अधिकार आहे मतदानाचा तो बजावता यावा, यासाठी हा एक रूट मार्च काढलेला आहे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तरफ से हर तबके के लोगों को रिझाने की कोशिश में है। ऐसे में उत्तर भारतीयों का एक तबका जो ये मानता है कि बीजेपी सिर्फ जनता के साथ छलावा करती है, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है और विकास सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। हम लोग की तरफ से आयोजित ये उत्तर प्रदेश के लोगों का ये स्नेह मिलन था। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक लोग हैं और चुनाव का समय है। इस वक्त उन लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों को ऐसे पार्टी के साथ में उनको समर्थन देना है जो पार्टी हमारे अच्छे में, तकलीफ में, आराम में खड़ी रहती है। हमारी जो यहाँ की जो कैंडिडेट हैं उनके एक नहीं ऐसे अनेक किस्से हैं जिसमें उन्होंने गरीबों का साथ दिया है। सेकुलर पार्टी और सेकुलर क्रेडेंशियल की जो हमारी कैंडिडेट हैं उनके लिए सभी उत्तर भारतीयों का समर्थन ऐसा सबने मिलकर तय किया और
ये समर्थन सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए नहीं है। मुंबई शहर में जितने भी उत्तर भारतीय हैं, करीब करीब यहाँ आए हुए सभी तरफ के लोगों ने ये तय किया कि मुंबई शहर में जितने भी कांग्रेस के और एनसीपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, हम सभी उत्तर भारतीयों को एकजुट होकर उनको मत देना है और उनको जिताना है। बीजेपी तो उत्तर भारतीयों के लिए कोई विकल्प है ही नहीं। पहली बात तो सुनिए, बीजेपी में उत्तर भारतीयों की कोई कीमत भी नहीं है। आज जितने भी लोग हैं उत्तर भारतीय बीजेपी के, वो सब छोड़ छाड़ के कांग्रेस में आ गए हैं। अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जो हैं, जिनको कोई समाज में कोई महत्व नहीं है, वो वहाँ पे टिके हुए हैं। बाकी जितने जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, मुंबई के डिप्टी मेयर राजेश शर्मा, वो बीजेपी में आ गए। मैं खुद बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ गया, वो खुद कांग्रेस में आ गए। तो हमारे को कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की विचारधारा, हम इतने साल वहाँ रहे, पर हमें ऐसा लगा कि हम गलत अपना समय वहाँ पे बर्बाद किए। हम आज यहाँ पे आकर के बहुत खुश हैं। किसी पद के लालच से नहीं आया, कोई राजनीति करने नहीं आया, समाज की सेवा की भावना से आए। वहाँ भी समाज की सेवा की भावना से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मी वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च पदावर पोहोचले ते केवळ पवार साहेबांच्या महिला धोरणामुळे. म्हणून माझं मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस.